नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। कोलेजियम प्रणाली एक बार पुनः सुर्खियों में है। हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू के याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ठुकरा दिया गया है। आपके सामने दैनिक जागरण की खबर है कि CGI की नियुक्ति से जुड़ी पुनर्विचार याचिका खारिज। तो क्या है पूरा मामला, हम इस पर चर्चा करेंगे साथियों। जानेंगे कि देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित क्या प्रावधान है और 1950 में जब भारत का संविधान बना था तब से लेकर अब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कौन कौन से तरीके अपनाए गए, हम इस पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कोलेजियम प्रणाली के बारे में कि ये कब आया और इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया और वर्तमान की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक DCIAS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल मामला ये है साथियों कि किरण रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री हैं, ये वर्तमान जो CGI हैं DY चंद्रचूड़ साहब, इनकी नियुक्ति से संबंधित एक याचिका दायर करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इस बात से याचिका दायर की जाती है कि जो इनकी नियुक्ति हुई है ये एक तरीके से भाई भतीजावाद पर आधारित है और अब न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सरकार की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का चयन जनता के द्वारा किया जाता है और एक लोकतांत्रिक देश में जनता की भागीदारी होना अति आवश्यक है, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस बात का कोई आधार ही नहीं है कि इस पर चर्चा किया जाए, अर्थात न्यायपालिका जजों की नियुक्ति के मामले में स्वतंत्र है और ये एक संविधान का मूल ढांचा है। आप सभी को पता होगा कि 1973 में जब केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की बेंच बैठी थी, तब संविधान में कुछ भागों को इन्होंने संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया था। कहा था अगर इससे संबंधित यदि विधायिका कोई प्रावधान बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाएगा और उस मामले को शून्य कर दिया जाएगा। और आपने देखा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग जब 2014 में NDA गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है 99वां संविधान संशोधन के द्वारा, तब कैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे निरस्त कर दिया जाता है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अब दोस्तों एक्चुअली क्या है कि जब देश 1950 में अपना संविधान बनाता है तब से लेकर 1973 तक जजों की नियुक्ति के मामले में सीनियरिटी अपनाई गई, यानी वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की गई कि जो जज वरिष्ठ होगा उसे ही हम CGI बनाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन 1973 में इस परंपरा का एक तरीके से अंत कर दिया जाता है और 1977 में इस परंपरा में हद कर दी जाती है, तब जब शुरू के 3 जो वरिष्ठ जज होते हैं उन्हें दरकिनार करते हुए चौथे नंबर के जो सीनियर जज होते हैं उन्हें एज अ CGI अपॉइंट कर दिया जाता है। और जो इमरजेंसी हुई थी उसमें जो इंदिरा गांधी के फेवर में वर्डिक्ट दिया गया था, ये उसका प्रतिफल माना जाता है। तो एक तरीके से इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जजों के नियुक्ति के मामले में विधायिका मनमानी कर रही है और इसे अपने अंदर लेना होगा। और इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में SP गुप्ता मामले में, जिसे हम पहले न्यायाधीश मामला के नाम से जानते हैं, कोर्ट में विचार विमर्श किया और न्यायिक नियुक्ति से संबंधित प्रावधान में कहा कि परामर्श शब्द का मतलब होता है सहमति, हालांकि इसमें राष्ट्रपति को बाध्य नहीं बताया गया। और आगे जब दूसरा न्यायाधीश मामला आता है 1993 में, जिसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अपने पहले मामले को पलट देता है, कहता है कि अब राष्ट्रपति बाध्य है। अब बाध्य किस मामले में मैं आपको बताऊं, इसमें कहा गया कि जब 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज अगर किसी तीसरे व्यक्ति की नाम की पुष्टि कर देते हैं कि इन्हें आप सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट कीजिए,
तो अब राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य हो जाता है। ये बात की गई और इसको अब परामर्श से नहीं बाध्यता से कर दिया जाता है। यानी यदि मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट में जज ए हैं, एक बी हैं और किसी सी के नाम को ये लोग सिफारिश करते हैं, तो अब राष्ट्रपति को उन्हें अपॉइंट ही करना होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में वर्डिक्ट देता है और यहीं से एक तरीके से कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत होती है भारत में। इसके बाद दोस्तों तीसरा न्यायाधीश मामला आता है 1998 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से जजों की नियुक्ति और तबादला संबंधी मामला न्यायपालिका के अधीन कर देता है। यानी विधायिका को पूरी तरीके से इस मामले से बाहर कर दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके सहित 4 अन्य यानी 5 न्यायाधीश यानी 4 और प्लस CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य, ये 5 मिलकर यदि किसी व्यक्ति विशेष का नाम एज अ जज अपॉइंट करते हैं, एज अ जज सामने रखते हैं जो जज बनने की क्राइटेरिया को पूरा करता है। मैं आपको बताऊंगा कि जो व्यक्ति जज बनना चाहता है उसके लिए जो भारत के संविधान में क्राइटेरिया है दोस्तों, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उसके पास होनी चाहिए। दूसरा, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में तभी जज बन सकता है जब वो किसी देश के हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक एज अ न्यायाधीश कार्य किया हो। यदि किसी हाई कोर्ट में उसने 10 वर्ष तक एज अ लॉयर काम किया हो, तो किसी हाई कोर्ट में यदि कोई न्यायिक व्यक्ति 10 वर्षों तक वकालत किया हो या 5 वर्षों तक एज अ जज काम किया हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट हो सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति का जब CGI प्लस 4 अन्य जज नाम सिफारिश करते हैं तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाता है या किया जा सकता है। ये व्याख्या की तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में सुप्रीम कोर्ट में, और इसके तहत पूरे तरीके से न्यायाधीशों के नियुक्ति संबंधित मामले को अपने अधीन कर लिया। अब आगे चल के जब 2014 में NDA गवर्नमेंट सत्ता में आती है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो संविधान में 99 संशोधन करती है और संशोधन के तहत एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करती है। इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में एक तो CGI होते हैं जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा 2 अन्य सीनियर जज रहेंगे और इसके अलावा कानून मंत्री रहेंगे जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं। तो एक तरीके से CGI जो इसकी अध्यक्षता करेंगे, 2 अन्य सीनियर जज और लॉ मिनिस्टर और 2 और ऐसे व्यक्ति जो इस मामले से संबंधित विशेषज्ञता रखते हैं। इसमें ST SC OBC महिला आयोग से संबंधित कोई भी हो सकता है। और इन 2 लोगों के नियुक्ति की सिफारिश कौन कौन करेगा? इसमें CGI होंगे, इसमें प्रधानमंत्री होंगे और इसमें विपक्ष का जो नेता होंगे वो होंगे। अगर विपक्ष सरकार में नहीं है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इतने कम वोट आते हैं कि विपक्ष में बैठने के लायक सरकार नहीं रहती है, तो जो सबसे बड़ा दल का नेता होगा विपक्ष में उसको ले लिया जाएगा। तो जो 2 अन्य लोग होंगे विशेषज्ञता वाले, उनकी नियुक्ति के लिए CGI, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता, ये 3 लोग मिलकर नाम सिफारिश करेंगे। तो ये 2 लोग और CGI, 2 वकील, 2 सीनियर जज और लॉ मिनिस्टर, ये सबकी सहमति से जब किसी व्यक्ति का नाम रखा जाएगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, इसकी बात प्रधानमंत्री मोदी ने 99 संविधान संशोधन के तहत रखा, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे निरस्त कर दिया जाता है, संविधान का मूल ढांचा करार देते हुए। दरअसल 1973 में जब केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जजों की 13 जजों की बेंच बैठती है, तो संविधान में
कुछ भागों को उसने मूल ढांचा घोषित किया है, जिसमें न्यायपालिका को मूल ढांचा घोषित किया है। और अगर इससे संबंधित कोई भी कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है तो उस पर न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेगी आर्टिकल 143 के तहत। और यदि मूल ढांचा का उल्लंघन पाया जाता है तो उसे शून्य करार दिया जाता है, यानी शून्य करार कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। और अल्टीमेटली इसी 143 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC को निरस्त कर दिया और ये प्रावधान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब फिर से भारत सरकार इस बात का मुद्दा उठा रही है कि किसी भी देश में जजों की नियुक्ति जजों के द्वारा नहीं की जाती है और ये प्रणाली गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए। हालांकि इसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि देश के संविधान में नियुक्ति करने के क्या क्या प्रावधान है। तो एक तो आर्टिकल 124 ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का प्रावधान की बात करता है। इसके अलावा 217 आर्टिकल जो है ये हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है। इसमें तो आप जान गए पूरे तरीके से 5 जजों की जो होती है टीम, एक CGI प्लस 4 अन्य। अगर CGI की नियुक्ति की बात है तो CGI से जो निम्न होगा वो उनसे मिलके 5 होंगे, वो जिसके नाम की सिफारिश करेंगे उसे CGI अपॉइंट किया जाएगा। यही हाल हाई कोर्ट में है कि 2 वरिष्ठतम जज रहेंगे। इसके अलावा राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाएगा और राज्यपाल के विचार विमर्श के बाद हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट किया जाएगा आर्टिकल 217 के तहत, जबकि आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये था दोस्तों कॉलेजियम तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे साथ अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।